बिहार का एक जमींदारी घराना टिकारी राज। इनका शाही निशान था एक कबूतर जो एक बांस पर झपट रहा है। ये निशान एक प्रतीक है। टिकारी राज में लगभग 250 साल पहले हुई एक घटना का प्रतीक। साल था 1762। जगह बिहार में बहती गंगा नदी। उस रोज उसमें बिहार की एक बड़ी जमींदारी का भविष्य डूब रहा था। बंगाल के नवाब मीर कासिम के हुक्म पर टिकारी के राजा बुनियाद सिंह को नदी में डुबोकर मारा जा रहा था। ये कत्ल सिर्फ एक राजा का नहीं बल्कि एक पिता का भी था। उस वक्त बुनियाद सिंह का बेटा मित्रजीत सिंह महज कुछ महीनों का बालक था, दूध पीता बच्चा जो अब यतीम हो गया। सियासत की इसी खूनी बिसात पर एक पूरी रियासत का वजूद दांव पर लग गया। एक तरफ नवाब की तलवार थी तो दूसरी तरफ एक मासूम की किलकारी, और यहीं से जन्म हुआ उस प्रतीक का, एक कबूतर जो एक बांस पर झपटा और आसमान की सत्ता उसने हथिया ली। ये कहानी है उस जमींदारी की जिसने खून और धोखे के बीच से निकलकर अपना सुनहरा दौर देखा। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे बिहार के टिकारी राज की कहानी। 18वीं सदी की शुरुआत थी। दिल्ली में औरंगजेब की मौत के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। दूर दराज के सूबों में बादशाह का हुक्म अब नाम का बचा था। बिहार का इलाका भी कुछ ऐसा ही था। कहने को तो ये बंगाल के नवाब के अधीन था, लेकिन असल में यहाँ छोटे छोटे जमींदार और फौजदार अपने अपने इलाके के मालिक बनते जा रहे थे। और इसी उथल पुथल के दौर में लगभग 1707 के आसपास उत्तर प्रदेश से एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार बिहार आता है। इस परिवार के मुखिया थे धीर सिंह, जिन्हें वीर सिंह के नाम से भी जाना गया। धीर सिंह बेहतर मौकों की तलाश में गया पहुंचे और वहां के मुगल फौजदार की फौज में वो भर्ती हुए। अपनी काबिलियत के दम पर वो जल्दी कमांडर बने। उन्होंने अपनी जमींदारी के लिए फिर एक ठिकाना चुना। अब ये ठिकाना भी ऐसा था जो सामरिक रूप से बेजोड़ था, क्योंकि एक सोल्जर की, एक कमांडर की चॉइस है। मोरहर और जमुनी, इन दो नदियों के बीच की ऊंची जमीन, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता था और दुश्मन की नज़र भी आसानी से नहीं पड़ती थी। आपको अटैक करना है तो आपको दो नदियों को क्रॉस करके चढ़ाई करनी पड़ेगी। धीर सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज के टिकार, या जिसे द्रोण टिकार भी कहा जाता है, यहाँ के निवासी थे। इसलिए जब उन्होंने जमींदारी का ठिकाना चुना तो उसका नाम अपने पैतृक गांव टिकार के नाम पर टिकारी रखा। धीर सिंह ने नींव रखी, लेकिन इस नींव पर जो आलीशान इमारत खड़ी हुई, ये उनके बेटे सुंदर सिंह का काम था। सुंदर सिंह अपने पिता से ज़्यादा एम्बिशियस थे। उन्होंने दिल्ली की कमज़ोर होती सल्तनत और बंगाल के नवाब की अंदरूनी लड़ाइयों को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। साल 1739 आता है। ईरान का बादशाह नादिर शाह दिल्ली पर कहर बनकर टूटता है और दिल्ली को लूटता है, कत्लेआम मचाता है और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बेबस कर देता है। जब दिल्ली में ये सब चल रहा था तो पूरे उत्तर भारत में अफरा तफरी थी। सुंदर सिंह ने इसी मौके को पहचाना और अपनी फौज के दम पर आसपास के इलाकों को अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया, अपनी जमींदारी में। उसी दौर में बंगाल के सूबेदार अलीवर्दी खान मराठों के हमलों से परेशान थे। सुंदर सिंह ने अपनी फौज के साथ अलीवर्दी खान की मदद की। उनकी इस मदद से खुश होकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सुंदर सिंह को राजा का खिताब दे दिया। अब ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। अब सुंदर सिंह सिर्फ एक जमींदार नहीं थे, बल्कि मुगल सल्तनत द्वारा मान्यता प्राप्त राजा बन चुके थे कि सेंटर में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। राजा बनते ही सुंदर सिंह ने टिकारी के उस मशहूर किले का निर्माण भी करवाया, जिसकी नींव उनके पिता ने रखी थी। जो काम बचा था उसको पूरा किया। अब यह किला किसी पहाड़ी पर नहीं था, मैदानी इलाके की सबसे ऊंची जमीन पर बना था और सुरक्षा के लिए इसीलिए चारों तरफ गहरी खाइयां बनवाई गईं। आज भी ये किला अपनी टूटी फूटी हालत में उस दौर की शान की गवाही देता है। लोग कहते हैं कि अगर मरम्मत कर ली जाए तो राजस्थान और बुंदेलखंड के बड़े बड़े किलों को टक्कर देगा। खैर, सुंदर सिंह ने टिकारी राज को ताकत और पहचान दोनों दी, लेकिन 1758 में एक जंग के मैदान में उनकी मृत्यु हुई। इस मामले में एक और कहानी चलती है कि सुंदर सिंह को उनके अपने ही सुरक्षा गार्ड गुलाम गौस ने 1758 में
मोरहर नदी के तट पर बसंत पंचमी के उत्सव के दौरान खंजर से मारकर कत्ल किया था। सुंदर सिंह की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के बेटे बुनियाद सिंह को गोद लिया था और यही बुनियाद सिंह टिकारी राज की कहानी के सबसे दर्दनाक अध्याय का किरदार बने, वही किरदार जिनका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया। राजा सुंदर सिंह की मौत के बाद 1758 में टिकारी की गद्दी पर उनके गोद लिए बेटे बुनियाद सिंह बैठे। बुनियाद सिंह ने एक ऐसे दौर में राज संभाला था जब हिंदुस्तान की सियासत बहुत रैपिडली चेंज हो रही थी। एक साल पहले यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। बंगाल का नवाब अब नाम का शासक था। असली ताकत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। अब बंगाल की गद्दी पर एक नया नवाब बैठाया गया, मीर कासिम। मीर कासिम नाम का नवाब और काम की कठपुतली बनकर रहना नहीं चाहता था। अपनी ताकत की एक एक ईंट खुद जोड़ने लगा और उसकी शक की निगाह बिहार के उन सभी जमींदारों पर थी जिनकी वफादारी की पतंग कलकत्ता की ओर उड़ने लगी थी। वो भी देख रहे हैं कि राजा कौन है। इनमें से एक थे टिकारी के राजा बुनियाद सिंह, जिन्होंने मीर कासिम के बजाय अंग्रेज़ों का साथ देने का फैसला किया और ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था और इस जुए की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मीर कासिम अपने खिलाफ पनप रहे किसी भी गठबंधन को कुचल देना चाहता था, तो उसने एक साजिश रची। 1762 में नवाब ने राजा बुनियाद सिंह समेत उन सभी जमींदारों को जो अंग्रेज़ों के वफादार माने जाते थे पूर्णिया बुलाया। अब बहाना था कि किसी मसले पर मुझे बात करनी है, तो लोग आए भी। राजा बुनियाद सिंह नवाब के इरादों को भांप नहीं पाए और पूर्णिया वो चले गए। वहां पहुंचते उन्हें और बाकी जमींदारों को कैद किया गया। नवाब का हुक्म साफ था कि अंग्रेज़ों से दोस्ती की सजाए मौत है। राजा बुनियाद सिंह को सिपाहियों ने पकड़ा और गंगा नदी के किनारे ले गए और वहां सबके देखते देखते टिकारी के राजा को जिंदा नदी में डुबो दिया गया। नवाब ने सोचा कि राजा को मारकर वो टिकारी के राज को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, लेकिन वो वफादारी की ताकत को कम आंक रहा था। जिस वक्त बुनियाद सिंह का कत्ल हुआ, उनका बेटा मित्रजीत सिंह सिर्फ कुछ महीनों का था। नवाब के जासूस ढूंढ रहे थे उसे ताकि टिकारी का कोई वंश ही ना बचे, वारिस न हो। ऐसे मुश्किल वक्त में राज के दीवान दलील सिंह बच्चे को एक महफूज जगह पर ले गए। 2 साल तक उथल पुथल का माहौल रहा और फिर आया 1764 जब बैटल ऑफ बक्सर होती है। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बुरी तरह हराया और इस जीत के बाद बंगाल और बिहार पर अंग्रेज़ों का एक छत्र राज कायम हुआ। लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने अपने पुराने दोस्त के बेटे को पूरा सम्मान दिया। जब मित्रजीत सिंह बड़े हुए तो कंपनी ने उन्हें टिकारी राज की पूरी जमींदारी वापस सौंप दी। जिस बच्चे को बचाने के लिए दीवान दलील सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, अब वो बड़ा हो गया था। महाराज मित्रजीत सिंह का राज 1841 में उनके देहांत तक चला। इसे टिकारी के इतिहास का गोल्डन पीरियड माना जाता है। उनके दौर में टिकारी दक्षिण बिहार के सबसे प्रमुख रियासतों में एक बनी। ये रियासत गया के आसपास थी और इसके अंतर्गत 2000 से अधिक गांव आते थे। अपने पीक पर यह रियासत गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, छपरा और चंपारण के बड़े हिस्सों में फैली हुई थी। महाराजा मित्रजीत सिंह सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, उन्होंने अपनी फौज की काबिलियत भी साबित की। जब छोटा नागपुर के इलाके में कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया, जिसे कोल रिबेलियन भी कहा जाता है, तो मित्रजीत सिंह अपनी फौज लेकर अंग्रेज़ों की मदद के लिए वहां गए। उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने में कंपनी का भरपूर साथ दिया और इसका उन्हें रिवॉर्ड मिला। वो टिकारी के पहले शासक हुए जिन्हें महाराज की उपाधि से नवाजा गया। मित्रजीत सिंह की ताकत सिर्फ तलवार में भी नहीं थी, बल्कि दिमाग भी उनका खूब चलता था। अब मित्रजीत सिंह की जिस ताकत की हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ फोर्स में, तलवार में ही नहीं थी, उनके दिमाग की भी खूब तारीफ होती थी। वो सियासत के साथ साथ हिसाब किताब के भी बड़े माहिर थे। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। क्या था? ज़मींदारों से लगान वसूलने का एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें लगान या टैक्स की रकम हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई, चाहे आपकी आय हो या न हो। आय का स्रोत क्या? फसल हो या न हो। ज़रा सी चूक पर ज़मींदारी नीलाम हो जाती थी तब, और इसी नीति ने बंगाल और बिहार की कई बड़ी बड़ी रियासतों को बर्बाद किया। कंपनी का तय किया हुआ लगान इतना ज़्यादा होता था कि ज़मींदार कर्ज में डूब जाते और उनकी रियासतें फिर नीलाम की जाती।
लेकिन इस मुश्किल दौर में भी महाराज मित्रजीत सिंह ने अपनी रियासत को न सिर्फ बचा लिया बल्कि उसकी आमदनी को दोगुना भी किया। उस जमाने में जहां महाराज कंपनी को सालाना 3 लाख रुपए का लगान देते थे, वहीं वो अपनी रियासत से 60 लाख रुपए कमा लेते थे। कहां से? इसका एक बड़ा जरिया था गया आने वाले तीर्थयात्री। गया हिंदू और बौद्ध दोनों बड़े धर्मों के लिए एक पवित्र शहर है। महाराज मित्रजीत सिंह को वहां आने वाले तीर्थयात्रियों से वसूले जाने वाले टैक्स का 10% हिस्सा मिलता था। तीर्थयात्रियों पर टैक्स था। अब ये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम होती थी क्योंकि तीर्थाटन बहुत होता था। हालांकि इस आमदनी के बदले में उन्हें धार्मिक त्योहारों और मंदिरों के रखरखाव पर इन्वेस्ट भी करना पड़ता था। पैसा आ ही नहीं रहा था, खर्च भी हो रहा था। मित्रजीत सिंह सिर्फ एक दौलतमंद राजा भी नहीं थे, वो खुद एक बड़े विद्वान, कवि और इतिहासकार भी थे। पॉलीग्लॉट, लड़ाका हैं, विद्वान हैं, कवि हैं, हिस्ट्री के जानकार। उन्होंने टिकारी को सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक ताकत नहीं दी बल्कि उसे ज्ञान और साहित्य का भी केंद्र बनाया। उनकी सबसे बड़ी देन थी शिक्षा के क्षेत्र में। 1835 में पटना में मौजूद उनके ही एक घर में पटना हाई स्कूल की शुरुआत हुई और ये उस दौर में बिहार में आधुनिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। महाराज मित्रजीत सिंह ने उस रियासत को संभाला था जिसके राजा का बेरहमी से कत्ल हुआ था, और जब 1840 में उनकी मौत हुई तो वो अपने पीछे बिहार की सबसे अमीर और सबसे प्रतिष्ठित रियासतों में से एक छोड़कर गए। महाराज मित्रजीत सिंह ने टिकारी राज को जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसको मेंटेन करना किसी के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होने वाला था। 1841 में उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बड़े बेटे महाराज हित नारायण सिंह। पर हित नारायण सिंह का मन राजपाट के दांव पेश में नहीं था, पूजा पाठ और ध्यान के शौकीन थे। उनकी गद्दी संभालने के बाद ही टिकारी राज का बंटवारा हुआ। रियासत का बड़ा हिस्सा, जिसे 9 आना स्टेट कहा गया, महाराज हित नारायण सिंह के पास रहा। 9 आना क्या हुआ? 16 आने होते थे पहले 1 रुपए में, तो 9वां हिस्सा रियासत का 16 में से वो मिला महाराज हित नारायण सिंह को, और जो छोटा हिस्सा था यानी जो 7 आना स्टेट बचा उनके छोटे भाई मोद नारायण सिंह को मिला। गद्दी संभालने के कुछ ही साल बाद हित नारायण सिंह ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको चौंका दिया। महाराज हित नारायण सिंह ने राजपाट त्याग ही दिया और एक तपस्वी हो गए। उन्होंने अपनी विशाल रियासत की पूरी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंपी, और ये एक हैरान करने वाला फैसला था। एक ताकतवर महाराजा अपनी मर्जी से अपनी गद्दी छोड़ रहा था और बागडोर एक महिला के हाथ में दे रहा था। यहीं से टिकारी राज में महिलाओं के शासन का एक नया दौर शुरू होता। सबसे पहले कमान संभाली महारानी इंद्रजीत कुंवर ने। उन्होंने बड़ी काबिलियत से राजकाज को संभाला। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पति की सहमति से अपने एक रिश्तेदार राम नारायण कृष्ण सिंह को गोद लिया। अब यहाँ सब अच्छी नीयत से किया जा रहा है, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। राम नारायण कृष्ण सिंह की भी जल्दी मौत हो गई। टिकारी राज एक बार फिर संकट में आ गया। ऐसे में एक और महिला ने आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया, और ये थी राम नारायण कृष्ण सिंह की विधवा महारानी राजरूप कंवर। महारानी राजरूप कंवर टिकारी के इतिहास की सबसे काबिल शासकों में से एक साबित हुई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि राज चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं बल्कि दूरदृष्टि और अपनी प्रजा के लिए दर्द हमदर्दी भी चाहिए। उनके दौर में टिकारी राज सिर्फ लगान वसूलने वाली जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक कल्याणकारी स्टेट बना। उनके कामों की आप लिस्ट देख सकते हैं और आप उससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उन्हें आज याद किया क्यों जाता है। सेहत के क्षेत्र में क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में 30,000 रुपये की भारी भरकम रकम खर्च करके टिकारी में उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया जिसका नाम था द एम्प्रेस डिस्पेंसरी। 30,000 उस पीरियड के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। शिक्षा, टिकारी स्कूल की इमारत के लिए उन्होंने 5,000 रुपये दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल चलता रहे इसके लिए 30,000 रुपये की सरकारी सिक्योरिटीज़ भी उन्होंने दान की। सड़कें और तालाब बनवाए। उन्होंने टिकारी और फतेहपुर के बीच सड़क की मरम्मत के लिए सालाना 16,000 रुपये का बजट रखा। महारानी टिकारी में रोज़ाना करीब 200 गरीब लोगों को खाना खिलाती थी। उन्होंने कलकत्ता के चिड़ियाघर के विकास के लिए भी 5,000 रुपये का दान दिया। महारानी राजरूप कंवर ने अपनी बेटी राजेश्वरी कंवर को अपना वारिस बनाया और इस तरह टिकारी में महिलाओं के हाथ में सत्ता बनी रही। 1886 में महारानी राधेश्वरी कुंवर की मौत के बाद गद्दी उनके बेटे को मिली जो उस वक्त नाबालिग था। नाम था गोपाल शरण नारायण सिंह, टिकारी के आखिरी और सबसे अनोखे महाराज।
गोपाल शरण नारायण सिंह चूंकि गद्दी मिलते वक्त नाबालिग थे, इसलिए 1886 से लेकर 1904 तक, जब तक वो बालिग नहीं हो गए, रियासत का कामकाज अंग्रेज़ों के कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने संभाला। गोपाल शरण की परवरिश और पढ़ाई लिखाई अंग्रेज़ी तौर तरीकों में हुई। मसूरी के मशहूर सेंट जॉर्ज कॉलेज में पढ़ने की वजह से उनकी सोच उनके पूर्वजों से बहुत अलग थी। नए ज़माने के राजकुमार थे और इनकी दिलचस्पी किले की सियासत से ज़्यादा दुनिया में हो रही नई चीज़ों में थी। उनकी जवानी के किस्से किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं मिलेंगे आपको। वो पहले भारतीय राजकुमार थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस और इंग्लैंड के रेस ट्रैक्स पर मोटर रेसिंग में हिस्सा लिया। आप इमेजिन कीजिए, जिस दौर में भारत में ज़्यादातर लोगों ने कार देखी ही नहीं थी, टिकारी का राजा यूरोप में ग्रैंड प्री में हिस्सा ले रहा था। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो महाराज लेफ्टिनेंट के तौर पर फौज में शामिल हुए। फ्रांस के मोर्चों पर खाइयों में रहकर जंग लड़े। उनकी बहादुरी के लिए फिर उन्हें तरक्की दी गई, कैप्टन बनाया गया। लेकिन जंग के मैदान से लौटने के बाद महाराज का दिल पूरी तरह बदल गया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने, फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, पॉलिटिक्स में लोहा मनवाया और उन्होंने उस दौर के सबसे ताकतवर जमींदारों में से एक, सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है, पूरे इंडिया के सबसे ताकतवर जमींदारों में से एक, दरभंगा के महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह को चुनाव में एक नहीं 2 बार हराया। उनका सबसे बड़ा योगदान आया साल 1922 में। उन्होंने गया में मौजूद अपने व्हाइट हाउस नाम के निवास पर कांग्रेस का 37वां अखिल भारतीय सम्मेलन भी होस्ट किया। इसी सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की नींव रखी थी। महाराज गोपाल शरण की निजी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प थी। 4 शादियां की और उनकी दूसरी पत्नी एल्सी थॉमसन ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेज एक्ट्रेस थी, जिन्होंने शादी के बाद अपना नाम महारानी सीता देवी रखा। महाराजा गोपाल शरण ने टिकारी राज को बदलते वक्त के साथ बदला भी, लेकिन वक्त का पहिया किसी के लिए तो रुकता नहीं। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 1950 में ज़मींदारी ही ख़त्म कर दी गई। इसी के साथ 200 साल से ज़्यादा पुराने टिकारी राज का आधिकारिक तौर पर अंत हुआ। 17 फरवरी 1958 को महाराजा गोपाल शरण सिंह का निधन हुआ और वो टिकारी के आखिरी महाराजा हुए। उनकी मृत्यु के बाद राज की सीधी राजनीतिक शक्ति तो समाप्त हो गई। बची हुई संपत्तियां जैसे महल, बाग और निजी ज़मीनों का प्रबंधन करने के लिए टिकारी राज ट्रस्ट बनाया गया। परिवार के कुछ सदस्य आधुनिक राजनीति और व्यापार में सक्रिय हुए, लेकिन अब उनके पास पुराने खिताब या राजस्व तो नहीं थे और धीरे धीरे टिकारी राज का फिर अंत हुआ। लेकिन आज भी इलाके के लोग इसे टिकारी राज के ही नाम से बुलाते हैं। टिकारी राज की कहानी आपके लिए कमल ने बुनी थी और इरशाद ने अलिफ लैला के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था। आप खबरगांव को ज़रूर देखते रहिए।